जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 मई को ख़त्म हुआ और जैसे ही वोटिंग ख़त्म हुई ऐसी बातें होने लगीं, ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि सिंहभूम में, लोहरदगा में और खूंटी में भाजपा के उम्मीदवार ज़बरदस्त घेराबंदी में फंसे हैं और कम से कम बीजेपी इस पहले चरण में कम से कम एक सीट तो गंवा ही सकती है। और इसके बाद सियासी छीछा लेदर का दौर शुरू हो गया है। इस छीछा लेदर में उनकी बात भी है जिनके दिल टूटे हैं, जिनका सम्मान नहीं हुआ है, और इसमें वे भी हैं जो किसी का मोहरा बन चुके हैं और अब अपने परिवार की छीछा लेदर पर उतर आए हैं। इस सियासी छीछा लेदर की शुरुआत बीजेपी से करूंगा और इसका अंत सोरेन परिवार के साथ होगा। एक ताकतवर राजनीतिक परिवार कैसे टूटता है, कैसे बिखरता है और फिर कैसे अच्छी बुरी, सच्ची झूठी कहानियां सामने आने लगती हैं। इसकी मिसाल बनता जा रहा है शिबू सोरेन का परिवार, गुरुजी का परिवार, जिनको झारखंड की राजनीति में सबसे ज़्यादा सम्मान की नज़र से देखा जाता है। वो परिवार आज सड़कों पर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है। लेकिन पहले बात करूंगा उस चिट्ठी की जिसने रांची से लेकर दिल्ली तक भाजपा के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को झकझोर दिया है। झारखंड के हर समर्पित कार्यकर्ता और समर्थक के मन की बात इस चिट्ठी में लिख दी गई है। चिट्ठी को लिखने वाले हैं बर्बरीक नंदन गुप्त। कृष्ण बिहारी मिश्र सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विद्रोही 24 नाम से उनका न्यूज़ पोर्टल है। उन्होंने आज एक पीस लिखा है और साथ ही बर्बरीक नंदन गुप्त की चिट्ठी लगाई है। केबी मिश्रा जी ने लिखा है, ये टावर चौक देवघर के रहने वाले बर्बरीक नंदन गुप्त कौन हैं, जिन्होंने झारखंड से लेकर वाया देश के सभी महानगरों से होते हुए नई दिल्ली के भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं तक की नींद उड़ा दी है। सचमुच इस बात में दम है, भाजपाइयों की नींद उड़ी हुई है। भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता जिसकी निष्ठा को कोई चुनौती नहीं दे सकता, उसने भाजपा के स्थापना दिवस के दिनों में भाजपा के अंदर आई तमाम चारित्रिक और नैतिक गिरावटों पर एक आलेख लिखा है और उसकी करीब 1000 प्रतियां पत्र के माध्यम से झारखंड ही नहीं, देश के सभी प्रमुख भाजपा नेताओं को भेज दी है। इस पत्र का लिफाफा जैसे ही भाजपा के शीर्षस्थ नेता खोल रहे हैं, उनकी नींद उड़ जा रही है। हालांकि विद्रोही 24 को पता है कि वे नेता कौन हैं, लेकिन हमें क्या पड़ी है कि हम इसका खुलासा करें। फिलहाल पत्र में उपलब्ध आलेख में बर्बरीक नंदन गुप्त ने क्या लिखा है उस पर ध्यान दें। आलेख इस प्रकार है। इसका शीर्षक है, आओ भाजपा तुम पर मातम करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद मशहूर पटकथा लेखक डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने एक कविता के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, आओ सूरज का मातम करें। आज भाजपा स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल 1980 को जन्मी उस शानदार पार्टी को भारी मन से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आओ भाजपा तुम्हारा मातम करें। बात सुनने में अटपटी सी लगती है। आज भारतीय जनता पार्टी का जन्म दिवस है तो जन्मदिन पर शुभकामनाओं की जगह उसका मातम, श्रद्धांजलि। ऐसा लिखने या कहने वाला सिर्फ फिरा ही कहलाएगा ना। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी गुड्डी आसमान को छू रही है, जो गत 10 सालों से सत्ता सिंहासन की शोभा बढ़ा रही है, उसके मातम का क्या मतलब। लेकिन यहीं पर बात सोचने की है कि आज जिसे हम देख रहे हैं वह क्या वही पार्टी है जिसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसी विभूतियों ने आज से 45 वर्ष पूर्व 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जन्म दिया था। अगर उस दिवस पर जन्मे अटल आडवाणी की संस्कारित भाजपा के आईने में मोदी शाह के इस नंग धड़ंग भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को देखें तो शर्मसार हो सिर पीटे बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, इस लंबी चिट्ठी में भाजपा के विशिष्ट चरित्र, आदर्श
और मूल्यों की प्रतिष्ठा की बात की गई है, उनकी याद दिलाई गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और संगठन मंत्रियों की बात की गई है, लेकिन इसमें झारखंड को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया है। मैं बीच बीच से सिर्फ झारखंड की बातों को आपके सामने रखूंगा। हालांकि यह भी लंबा है, लेकिन ये सुनना चाहिए, जानना चाहिए। चिट्ठी में लिखा है कि झारखंड के कर्म कूटने वाले सर्वगुण संपन्न संगठन मंत्री कर्मवीर भाई साहब के तो कहने ही क्या। इस महान कर्मयोगी के क्रियाकलापों को देख हम तो स्तब्ध हैं। पूर्व जनसंघ के एकात्म मानववाद की बुनियाद पर खड़ी तथा पंच निष्ठाओं से अनुप्राणित उस भाजपा की आत्मा को धकिया कर जहाँ तहाँ सत्ता के गंदे नाले में मुंह मारने वाले किसी विकराल प्रेत ने उसकी जगह ले ली है। सत्ता का एक भूत भाजपा के सिर पर सवार है कि इसे अपने स्थापित संस्कारों की कोई परवाह नहीं है। तमाम तरह के असामाजिक तत्व, गुंडे, अपराधी, व्याभिचारी, अवसरवादी, पदलोलुप, भ्रष्टाचारी इस पार्टी के पदानुक्रम में मजबूती से जम गए हैं। पार्टी के अनुकंपा से सांसद, विधायक और मंत्री पद ऐसे ही लोग लेकर चंपत हो रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष और संगठन मंत्री भाई साहबों ने पार्टी के अंदर जिस भ्रष्ट संस्कृति को स्थापित कर रखा है कि उसके मद्देनज़र श्री आडवाणी का इसके बारे में किया गया दावा पार्टी विथ डिफरेंस, जो कि पहले एक हकीकत था लेकिन आज मजाक का विषय बन गया है। अटल जी ने सत्ता की राजनीति की जगह सिद्धांतों की राजनीति की राह दिखाई थी। आधुनिक भाजपा सिद्धांतों की गंदी राजनीति के पनाले में तैर रही है, उस सूअर या भैंस की तरह जिसे उस बजबजाते पनाले में ही परमानंद की प्राप्ति होती है। जन्म के साथ मिले इसके सारे स्थापित मूल्य, आदर्श कहीं पीछे छूट गए हैं। परीक्षण के लिए अधिक दूर नहीं जाना, ज़रा इसी झारखंड में भाजपा की नट लीला देखिए तो सारा माजरा समझ जाएंगे। भाजपा का निकृष्टतम चेहरा अगर देखना है तो झारखंड में पार्टी की चाल ढाल पर नज़र दौड़ाई जाए। एक संस्कृत भाषा के कवि ने व्यंग किया है, प्रकुर्वानम विनायको रचया मासम वानरः, अर्थात बनने चले थे गणेश लेकिन बना डाला बंदर। यही चरितार्थ है इस प्रदेश में। यहाँ दल के कार्यकर्ताओं के सामने कौन सा और कैसा आदर्श है। अटल जी ने एक बार संसद में कहा था, पार्टी तोड़कर अगर सत्ता हासिल करना हो तो ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करता। लेकिन झारखंड भाजपा का यह हाल है कि जिस महानुभाव ने एक समय पार्टी को तोड़कर भाजपा का सरेआम मान मर्दन किया था, 14 साल बाद उसी को वापस लाकर दल का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अटल जी ने एक देश एक जन का आदर्श रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री रहते झारखंड को डोमिसाइल की धधकती ज्वाला के हवाले कर देने वाले घोर विघटनकारी सोच वाले बाबूलाल मरांडी से मोदी शाह वाली इस भाजपा ने अटल जी की पढ़ाई, एकता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिपादित एकात्मकता की उम्मीद कर रखी है। यह तो यही हुआ कि कर्कश कौवे से कोई कोयल की मीठी कूक की उम्मीद करे। सो ज्यों इस व्यक्ति को पार्टी की बागडोर हाथ लगी, उसने योजना पूर्वक भाजपा को हाईजैक कर अपने साथ आए भाजपा तोड़क जेवीएम वाले भूत बैतालों का दल बीजेपी के डाल पर जमा दिया। एक समय पार्टी के झंडे फूंकने वाले, झंडे से जूते पोंछने वाले, पार्टी के महापुरुषों के चित्रों की डंडे से कुटम्मस करने वाले बाबूलाल की कृपा से भाजपा में हर स्तर पर काबिज हो गए। हजारीबाग, चतरा और धनबाद जैसी प्रतिष्ठित संसदीय सीटों को बाबूलाल की कृपा से जेवीएम पृष्ठभूमि वाले पार्टी तोड़क सूरमा ले उड़े और दल के निष्ठावान कार्यकर्ता हाथ मलते रह गए। आज हाल यह है कि बाबूलाल के निशाने पर वे ही तपे तपाए कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी को तोड़ते वक्त बाबूलाल और इनके गुर्गों से दो दो हाथ कर पार्टी के परचम को मजबूती से थामे रखा था। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और खासकर स्वनामधन्य मोटा भाई की अकलमंदी पर तरस आता है कि जो बाबूलाल भाजपा को मिटाते मिटाते खुद मिट्टी में मिल चुके थे, उसकी दल में वापसी कराकर और पूरी पार्टी को उसके हवाले करके मानो बोतल से जिन्न को बाहर कर दिया है। अब यह जिन्न भाजपा के सिद्धांतों एवं आदर्शों सहित एक एक कर भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं को अपना भक्ष्य बना रहा है।
और उधर अपने अपकर्मों के लिए चर्चित झारखंड भाजपा संगठन मंत्री कर्मवीर भाई साहब। हे राम, इनसे भाजपा को बचाओ मेरे प्रभु। हम तो संगठन भाजपा को भाजपा रूपी खेत की बाढ़ समझते रहे हैं, यहाँ तो बाढ़ ही खेत को चरने में लगी है। असल में स्वर्गीय हृदयनाथ सिंह और रंजन पटेल के बाद जो भी संगठन मंत्री झारखंड भाजपा के लिए भेजे गए, वे पार्टी की जगह अपना ही कुनबा खड़ा कर निजी रसूख और स्वयं को हर प्रकार से बनाने की होड़ में लगे रहे। उनमें भी अपने नाम को शर्मसार करने वाले इन कर्मवीर महोदय ने तो पार्टी को तिजारत की मंडी ही बना डाला। पार्टी के पदों और लोकसभा टिकटों के वितरण में मानो इनकी लॉटरी खुल गई। ये भाई साहब अपनी सेवा में लगे शातिर छुटभइयों को मनमाने पद पर नवाजते हुए जी भरकर मनमाना किए। झारखंड भाजपा के मोटा भाई के नाम से कुख्यात रांची के सरला बिरला पीठाधीश्वर को राज्यसभा में जाने की उसकी हसरत को पूर्ण कर अपनी मनमानी सिद्ध कर ली। सबसे नेक कारनामा जिसके लिए कर्मवीर और बाबूलाल का नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाएगा, वह है धनबाद के शालीन सौम्य स्वभाव के धनी सांसद पशुपतिनाथ सिंह के टिकट में कैंची चलाकर उस ढुल्लू पर ढल जाना जिसके खिलाफ अनेक आपराधिक मामले चल रहे हैं। बेशर्मी देखिए, झारखंड में आधुनिक भाजपा के भाग्य विधाता बने बाबूलाल मरांडी की ढुल्लू को पार्टी टिकट से नवाजने पर कार्यकर्ता बुरी तरह से शर्मसार है। धनबाद की जनता सांसद पद प्राप्त ढुल्लू के और ज़्यादा खूंखार होकर सामने आने के भावी खतरे से भयाक्रांत है, लेकिन बाबूलाल उसे क्लीन चिट देकर उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। पतन की पराकाष्ठा है यह। सचमुच आज के दौर में ढुल्लू और शशि भूषण मेहता जैसे चेहरे ही झारखंड भाजपा की खूबसूरती के पैमाने हैं। झरिया का चिपकू चापलूस कर्मवीर का कंठहार है तो गिरिडीह का एक काक वर्ण होनहार बाबूलाल का, और उधर संघ को निहित स्वार्थों में भजाने वाले डाल्टनगंज के एक दुधारू गाय का बच्चा झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का दुलारा है। जरा सोचिए, जब प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी के विश्वास पात्र ऐसे ही स्तरहीन लोग होंगे तो समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए क्या उम्मीद बचती है। जब संगठन मंत्री कर्मवीर के आंख कान प्रदीप वर्मा जैसे व्यापारी और आदित्य साहू जैसे घोर जातिवादी बने हुए हों तो पार्टी को रसातल में जाने से कौन रोक सकता है। सनद रहे कि झारखंड भाजपा को सत्यानाश की ओर धकेलने वाले रघुवर दास की कृपा से राज्यसभा में पहुंचे आदित्य साहू वही हैं जो रघुवर के ही प्रदेश अध्यक्ष रहते सन 2009 के विधानसभा चुनाव में सिल्ली से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मात्र 2200 वोट पाकर बुरी तरह पिट गए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। दुर्भाग्य है कि झारखंड में भाजपा का सत्यानाश कर राष्ट्रीय मोटा भाई की अनुकंपा से भुवनेश्वर के राजभवन में जमे उस शख्स की काली छाया से झारखंड आज भी नहीं उभरा है। जब उपर्युक्त सभी बातों की गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि जो कुछ झारखंड भाजपा में चल रहा है वही सब वर्तमान में आज राष्ट्रीय स्तर पर पूरी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर जमी गहरी कालिमा है। आज पूरी पार्टी इसकी जड़ों को खोखले करने वाले भयानक दीमकों से बुरी तरह संक्रमित हो चुकी है। दरअसल बाबूलाल, रघुवर और संगठन को संवारने को भेजे गए भाई साहबों के काले कारनामों से एक ऐसी कराल काल रात्रि की साया झारखंड पर हावी है जिसका अंत कब होगा यह राम ही जाने। रही बात पार्टी को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो इसकी दशा पुत्र मोह में अंधे बने धृतराष्ट्र की तरह है। इसके मठाधीश और कथित त्यागमूर्ति प्रचारक गण सत्ता प्रतिष्ठान में जमी भाजपा की मलाई चावने में मग्न हैं कि कर्मवीर बाबूलाल और रघुवर दास के काले करतूतों से उन्हें क्या लेना देना। डॉक्टर हेडगेवार और श्री गुरुजी गोलवलकर जैसे तपहपूतों की जगह अब संघ के अन्य लोग प्रतिमान हैं। यह मानने का कोई कारण नहीं कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा टिकट के दल बदलुओं, अपराधियों, व्याभिचारियों और धन पशु भ्रष्टाचारियों को थमा दिए जाने के अपराध में संघ निर्दोष है, क्योंकि आज संघ कार्यालयों के नाम पर जो आलीशान प्रासाद खड़े किए जा रहे हैं, त्याग मूर्ति प्रचारकों
और संघ प्रदत्त संगठन भाई साहबों के भोग विलास के लिए जो लग्जरी वाहन और तमाम सुख सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, वह तो इन्हीं भ्रष्टाचारी धन पशुओं पर नजरे इनायत के बदले दक्षिणा स्वरूप ही प्राप्त होती है ना। इसलिए अब भी किसी को भ्रम हो कि आज जो हमारी नज़रों के सामने है वह राष्ट्र साधना के अन्य साधकों पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी और कैलाशपति मिश्र के सपनों एवं संस्कारों की भाजपा है, तो यह मूर्खों के स्वर्ग में जीने के समान है। यकीन मानिए वह भाजपा अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी है। इसलिए हे देवतुल्य कार्यकर्ताओं, आओ आज उस भाजपा का मातम करें। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की छीछा-लेदर हो गई। अब आते हैं सोरेन परिवार पर। आज यूट्यूब चैनल NMF पर सीता सोरेन की दोनों बेटियों का इंटरव्यू प्रसारित हुआ। झारखंड में पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के संभावित खराब प्रदर्शन के तुरंत बाद यह इंटरव्यू आया है और इसमें सीता सोरेन और दुर्गा सोरेन की दोनों बेटियों जयश्री और राजश्री ने अपने पिता की मृत्यु, पिता की संपत्ति हथियाने और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार समेत तमाम बातें की हैं। बसंत सोरेन की 2 शादियों की बात है और हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गुरुजी के साथ क्यों नहीं रहते, इसको लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं। ये बातें सीता सोरेन भी जेएमएम छोड़ने के बाद कहती आ रही हैं। उन्होंने तो यह भी कहा था कि अगर उन्होंने और उनकी बेटियों ने मुंह खोल दिया तो भूचाल आ जाएगा। तो आज भूचाल आने के पूरे संकेत हैं। दोस्तों, सीता सोरेन 19 मार्च को जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई और उसके बाद से ही इस छीछा-लेदर की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। हालांकि सीता लंबे समय से नाराज़ थीं और दुर्गा सेना का गठन करके अपनी बेटियों के लिए राजनीतिक ज़मीन तैयार करने की कवायद वे पहले ही कर चुकी थीं। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन को उनका वारिस बनाए जाने और बसंत सोरेन को चंपई सोरेन की नई सरकार में मंत्री बनाया जाना उनके भाजपा में शामिल होने की तात्कालिक वजह बनी थी। भाजपा में शामिल होने के बाद सीता सोरेन ने कहा था कि पति दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद से वे लगातार परिवार में उपेक्षा का शिकार हो रही थीं। साथ ही उन्होंने कहा था कि वे अपने पति की मौत के कारणों की जांच की मांग करती रहीं, लेकिन जांच नहीं कराई गई। उन्हें उम्मीद है कि भाजपा इसकी जांच कराएगी। सीता सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने की अगली सुबह यानी 20 मार्च को कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया। हेमंत सोरेन का एक्स हैंडल कल्पना सोरेन ही चलाती हैं। इस ट्वीट में दुर्गा सोरेन के साथ हेमंत सोरेन की एक तस्वीर डालते हुए उन्होंने लिखा कि हेमंत जी के लिए स्वर्गीय दुर्गा दा सिर्फ बड़े भाई ही नहीं बल्कि पिता तुल्य अभिभावक के रूप में रहे। 2006 में ब्याह के उपरांत इस बलिदानी परिवार का हिस्सा बनने के बाद मैंने हेमंत जी का अपने बड़े भाई के प्रति आदर तथा समर्पण और स्वर्गीय दुर्गा दा का हेमंत जी के प्रति प्यार देखा। हेमंत जी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, परंतु दुर्गा दादा की असामयिक मृत्यु और आदरणीय बाबा के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आना पड़ा। हेमंत जी ने राजनीति को नहीं बल्कि राजनीति ने हेमंत जी को चुन लिया। जिन्होंने आर्किटेक्ट बनने की ठानी थी उनके ऊपर अब झामुमो, आदरणीय बाबा और स्वर्गीय दुर्गा दा की विरासत तथा संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। आदरणीय बाबा एवं स्वर्गीय दुर्गा दा के संघर्षों और जो लड़ाई उन्होंने पूंजीपतियों सामंतवादियों के खिलाफ लड़ी थी, उन्हीं ताकतों से लड़ते हुए आज हेमंत जी जेल चले गए। वे झुके नहीं, उन्होंने एक झारखंडी की तरह लड़ने का रास्ता चुना। वैसे भी हमारे आदिवासी समाज ने कभी पीठ दिखाकर समझौता कर आगे बढ़ना सीखा ही नहीं है। झारखंडी के डीएनए में ही नहीं है झुक जाना। इस ट्वीट पर सीता सोरेन ने त्वरित और बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि झारखंड और झारखंडियों के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के नाम की दुहाई देकर घड़ियाली आंसू बहाने वालों से विनती है कि मेरे मुंह में उंगली न डालें। अगर मैंने और मेरे बच्चों ने मुंह खोलकर भयावह सच्चाई को उजागर कर दिया तो कितनों का राजनीतिक और सत्ता सुख का सपना चूर चूर हो जाएगा।
उन्होंने इस पोस्ट में आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने हमेशा से दुर्गा सोरेन और उनके लोगों को मिटाकर समाप्त करने की साजिश रची है। मां के बचाव में उस समय सीता की बेटी राजश्री भी सामने आ गई थी। राजश्री ने सोशल मीडिया पर चाची कल्पना को जवाब देते हुए कहा कि अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए मेरे पिता के नाम का इस्तेमाल न करें। और दुमका से बीजेपी का उम्मीदवार बनने के बाद पिछले 4 मई को सीता सोरेन ने अपने एक हैंडल पर पोस्ट करके कहा कि जेएमएम द्वारा झारखंड आंदोलन के एक मजबूत सिपाही, राजनीति के भीष्म पितामह, हमारे दुखहर्ता और पालनकर्ता आदरणीय बाबा जी का जो अपमान किया जा रहा है, उससे झारखंड का कोई गांव अछूता नहीं है। झामुमो सुप्रीमो की तबीयत खराब होने के बावजूद जेएमएम के मुखौटे में बैठे सत्ता की लालसा लिए शीर्ष नेताओं ने उलगुलान के नाम पर अपने स्वार्थ के लिए कभी उनको चिलचिलाती धूप में बैठाया तो कभी उनको संसद ले गए। यही नहीं, परम पूज्य दिशोम गुरु जी को निर्णय लेने वाली समिति से भी दरकिनार किया गया। सीता सोरेन ने कहा कि जिन्होंने अपने खून पसीने से जेएमएम पार्टी रूपी वृक्ष को सींचा और खड़ा किया, आज उसी पार्टी ने बाबा जी यानी शिबू सोरेन के संघर्षों को भुला दिया है। उनकी बनाई गई बगिया को उजाड़कर पहले फेंका गया, फिर बंजर बनाकर छोड़ दिया गया। ऐसे संस्कारहीन, नैतिकता की सारी हदें पार करने वाले जेएमएम के नेता आज खुद को बगिया का मालिक समझने की भूल कर बैठे हैं। फिर अचानक 2-3 दिन पहले बसंत सोरेन का एक बयान आया कि सीता सोरेन का मोदी परिवार से भ्रम टूट गया है, मोह खत्म हो गया है और वे दुमका से अपना नामांकन वापस ले लेंगी। जाहिर है कि यह एक सोची समझी चाल, एक प्लानिंग के तहत किया गया ताकि वोटरों के बीच सीता सोरेन को एक नॉन सीरियस, एक गैर भरोसेमंद उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर सीता सोरेन को जेएमएम में लौटना होता तो यह काम गोपनीय तरीके से किया जाता ताकि बीजेपी को उम्मीदवार बदलने का मौका न मिले और जेएमएम उम्मीदवार की जीत पक्की हो जाए। इसके जवाब में तुरंत सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि बसंत सोरेन ने मेरे बारे में जो बयान दिया है वह बिल्कुल बेबुनियाद है। सच्चाई तो यह है कि जब मैं कल अपने खिजूरिया स्थित आवास गई थी तो वहां बसंत सोरेन ने मुझे भाजपा में शामिल होने और वहां मिल रहे सम्मान को लेकर बधाई दी थी और साथ ही कहा था कि मेरे लिए यानी बसंत सोरेन के लिए भी आप बीजेपी में कोई बेहतर स्थान देखें। और आज सीता सोरेन की दोनों बेटियों राजश्री और जयश्री ने यूट्यूब समाचार चैनल NMF को इंटरव्यू देकर रही सही कसर पूरी कर दी है। चैनल के प्रोमो में वह कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि उन्हें आज तक यह नहीं पता है कि उनके पिता के साथ क्या हुआ। घर में दुर्गा सोरेन की लाश पड़ी थी और झगड़ा चल रहा था। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने गुरुजी को अकेला छोड़ दिया। बसंत सोरेन की 2 पत्नियों की क्या कहानी है, इस पर बहुत सारी बातें कही हैं। मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि चुनाव चल रहा है और फिलहाल सीता सोरेन परिवार से अलग हैं, बीजेपी में हैं, दुमका से प्रत्याशी हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा ही। लेकिन सवाल है कि सीता सोरेन की दोनों बेटियों ने अभी ही मुंह क्यों खोला? क्या इसके पीछे भाजपा का दबाव तो नहीं? और अगर है तो क्या यह भाजपा की हताशा, उसका डेस्परेशन नहीं दिखाता है? ये बातें तो तब भी कही जा सकती थी दोस्तों जब सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार छोड़ा था, जब वे कल्पना सोरेन के ट्वीट पर मुंह में उंगली नहीं करने की चेतावनी दे रही थी, कह रही थी कि अगर मैं और मेरी बेटियों ने मुंह खोला तो भूचाल आ जाएगा। अगली 21 मई को दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि है, उस मौके पर भी ये बात कही जा सकती थी और कहना ही था तो सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती थी। लेकिन ये धमाकेदार इंटरव्यू तभी क्यों हुआ जब पहले चरण में बीजेपी की हालत खराब होने की बात सामने आने लगी, 2 सीटों पर हार की संभावना जताई जाने लगी और इंटरव्यू भी झारखंड के किसी चैनल को नहीं देकर दिल्ली के चैनल को दिया गया। तो इसके पीछे क्या मंशा होगी, इसको समझा जा सकता है। 19 मार्च से लेकर 13 मई तक जो बात नहीं कही गई, जुबान पर आते आते रुकती रही, वह 14 मई को ही क्यों कही गई? किसने कहलवाई और इसके पीछे का मकसद क्या है? यह समझदार लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है और नादानों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, भाजपा हो या सोरेन परिवार, आग घर में लगी है और परिवार के लोग ही एक दूसरे की छीछा लेदर कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं।
दोस्तों, झारखंड भाजपा पर लिखी गई बर्बरीक नंदन गुप्त की चिट्ठी और सीता सोरेन की बेटियों के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर लगाए गए इल्ज़ामों को आप कितना सच मानते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।